हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 12th क्लास के इंडियन पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। बेसिकली जो ये चैप्टर है इसके अंदर आपको 1975 में भारत में लगे हुए आपातकाल की पूरी कहानी बताई जाएगी। बेसिकली देखिए, आपातकाल की जब आप बात करते हैं तो इस आपातकाल का मतलब किस चीज से। देखिए, आपातकाल या इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं, ये इमरजेंसी का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर राष्ट्रपति आपके देश का, आपके शासन का, आपके कानून का सबका प्रमुख माना जाता है। इसीलिए आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और इस समय जो होती है सामान्य कानून प्रक्रिया जो होती है, शासन व्यवस्था जो होती है रद्द हो जाती है। मतलब जो भी आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट चल रही है, पीएम जितने भी जो भी हो गया, सीएम हो गया, कैबिनेट जो हो गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो गई, ये सब किसी काम के नहीं बचते। इन सब की जगह जो शासन रहता है पूरा का पूरा राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। अब भारतीय संविधान में 3 तरीके के आपातकाल का वर्णन किया गया है। पहला आर्टिकल 352 में है, जो कि है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर या देश के अंदर अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा रहता है आर्टिकल 356, यहाँ पर बाहरी खतरे की बात की जाती है कि अगर आपके देश को कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, बाहरी खतरा है, तो उस स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा जो रहता है वो आर्टिकल 360 में है, ये वित्तीय संकट के समय, फाइनेंशियल क्राइसिस के समय लगाया जा सकता है। देखिए, 356 के तहत भारत में 2 बार आपातकाल लगाए, एक बार 1962 में, एक बार 1971 में, जिसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन जो 1975 का ये वाला आपातकाल है, ये लगाया गया था बेसिकली 352 के तहत। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जून 1975 में लगाया गया, लेकिन इसी के साथ साथ ये मार्च 1977 तक चला। लगभग लगभग 2 साल ये आपातकाल चला, इसीलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये आपातकाल लगा कि उसके कारण क्या थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द इमरजेंसी। देखिए, अब अगर हम आर्थिक स्थिति से बात करें, हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1971 से, कि 1971 में इंदिरा गांधी पीएम बनी। अब उस समय आर्थिक स्थिति देखिए भारत की, कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, ऑल प्राइसेस इंक्रीज्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। उसके साथ साथ भारत में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन वाज इंक्रीज्ड। भारत में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तेजी से। और मानसून की असफलता की वजह से भारत का फिर से जो है खाद्य उत्पादन असफल हो चुका था, और हमने फिर से बाहर से चीजें खरीदनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और इसी के साथ साथ 1971 में बहुत सारी बड़ी मात्रा में शरणार्थी जो थे बांग्लादेश से भारत आ गए, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ बहुत तेजी से बढ़ गया। अब ये चीज मान के चलिए, 1971 में जो ये आर्थिक स्थिति बिगड़ी है ना, इसकी वजह से इतनी किल्लत हो गई थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन लोगों को प्रॉपरली सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। इस लाइन को याद रखिएगा, आगे काम आएगी, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको सैलरी प्रॉपरली नहीं मिल रही है। अब उसके बाद आगे देखें, दूसरा कारण आता है न्यायपालिका से संघर्ष। देखिए, 1973 की बात रहती है, ये 1973 का जो वर्ष था, ये इंदिरा गांधी का न्यायपालिका के साथ बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा था। देखिए, सरकार जो भी निर्णय ले रही है, इंदिरा गांधी कोई भी निर्णय ले रही, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका उसके खिलाफ में ही डिसीजन देता था। सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों की कटौती भी की गई, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आपका आर्टिकल 31 है, वो भी काटा गया। उसके साथ साथ सरकार ने मूल ढांचे में छेड़छाड़ करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि सरकार कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ टेम्परिंग ना हो। उसके अलावा 1973 में ही सीजेआई की पोस्ट खाली होती है। सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो ये सीजेआई है, इसकी नियुक्ति स्वतंत्र रूप से होती है और इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। जो भी प्रेजेंट सीजेआई होता है, जब वो रिटायर होता है तो उसके नीचे जितने भी सबसे ज्यादा एज वाला व्यक्ति जो होता है उसको उठाकर सीजेआई बना दिया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा कि सीजेआई जब रिटायर हुआ तो इसके नीचे 3 लोग थे जिनकी एज थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक व्यक्ति जिसका नाम है एन रे, इस एन रे को उठाकर सीजेआई नियुक्त कर दिया, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। इस पर लेकर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई इंदिरा गांधी और जुडिशरी में। और सबसे बड़ी चीज आई 1975 में, जब इंदिरा गांधी पे जो 1971 का एक मुकदमा चल रहा था। देखिए, इंदिरा गांधी जो थी बेसिकली रायबरेली क्षेत्र से उसने चुनाव लड़े थे 1971 में। इंदिरा गांधी जीती भी, और जो व्यक्ति हारा उसका नाम था राजनारायण। राजनारायण ने हारने के बाद केस कराया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी इलीगल तरीके से जीती है। और वही केस चलता हुआ आया 1975 में। और 1975 में डिसीजन आया कि 1971 के निर्वाचन को, 1971 के इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया इंदिरा गांधी के। और इंदिरा गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अपील कर दी। तो ये वो मुद्दे हैं जिनसे
इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहे थे। अगले की बात करें तो अगला रहता है छात्र आंदोलन। देखिए छात्र आंदोलन जरूरी है, वो भी दो स्टेट के, गुजरात और बिहार। दोनों ही जो हुए वो 1974 में हुए। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्र आंदोलन हुए और ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने स्टार्ट करा था। और बिहार में जो छात्र आंदोलन हुए मार्च 1974 में हुए। दोनों के ही जो रीजन है वो कॉमन थे कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस थे, पढ़ाई पे होने वाले खर्चे थे बच्चों के, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। उसके साथ साथ उनके राज्यों में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कुछ कॉमन रीजन है जिसकी वजह से गुजरात के छात्र और बिहार के छात्रों ने आंदोलन कर दिए। अब जो गुजरात के छात्र आंदोलन हुए, इसमें भाई इस्तीफा मांगा गया किसका? चिम्मन भाई पटेल का। चिम्मन भाई पटेल वहां के सीएम हुआ करते थे, उनका इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा मिला भी, और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। इन्हीं को कॉपी करते हुए बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, और इस बिहार के छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व था वो करा जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें लोग जेपी के नाम से जानते थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये अब स्वतंत्र राजनीति छोड़कर एक निष्पक्ष रूप से समाज सेवक के रूप में काम कर रहे थे। अब जब इनके पास छात्र आंदोलन की रिक्वेस्ट गई तो इन्होंने दो शर्तें रखी कि जब ये आंदोलन में शामिल होंगे तो ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, और दूसरा पूरा आंदोलन अहिंसात्मक रूप से चलना चाहिए। तो बिहार के छात्रों ने इसको माना और इन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उसके बाद चौथा रीजन रहता है रेल हड़ताल, रेलवे स्ट्राइक। देखिए जॉर्ज फर्नांडिस करके एक व्यक्ति था जो एक कम्युनिस्ट नेता था, कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता था। इसने एक राष्ट्रीय समिति बनाई। अब यहाँ पे पहली स्थिति याद करिए, जब आपको बताया कि आर्थिक स्थिति भारत की इतनी बिगड़ी पड़ी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को कोई भी वेतन या वेजेस प्रॉपरली नहीं मिल रही, कुछ की सैलरियां रुक गई, कुछ को मिल रही है तो कम मिल रही है, इस तरीके की स्थिति बनी। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था रेलवे कर्मचारियों पर। तो उन रेलवे कर्मचारियों की खराब स्थिति देखते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने एक राष्ट्रीय समिति बनाई, और इस समिति ने एक आंदोलन की मांग करी जो 8 मई 1974 को हुआ। रेलवे कर्मचारियों की सेवा और बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर यह आंदोलन हुआ। रेलवे स्ट्राइक टुक प्लेस ऑन 8 मई 1974 फॉर द डिमांड रिलेटेड द सर्विस एंड बोनस एक्सेट्रा फॉर रेलवे एम्प्लॉइज। देखिए रेलवे कर्मचारियों ने पूरी तरह से हड़ताल कर दी, जैसे कि आप ये देखेंगे इस तरीके से रेलवे ट्रैक पूरा का पूरा जाम कर दिया गया है। और उसके साथ साथ सरकार ने क्या करा, इस आंदोलन को, इस हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। और इन दी एंड 28 मई को ये आंदोलन जो है इनको वापस लेना पड़ गया। उसके अलावा राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो 1971 से 1975 के बीच जो विपक्ष है वो संसद में तो इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बना नहीं पाया, तो इसने व्यापक स्तर पर उसकी नीतियों की आलोचना करी। During 1971 to 1975, Indira Gandhi and her policies were being widely criticized by the opposition at the political level. इंदिरा गांधी ने इस क्रिटिसाइजेशन को नाम दिया नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, यानी गैर संसदीय राजनीति, कि आप लोग संसद में तो इंदिरा गांधी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, बाहर से उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। और छठा रीजन रहता है सामाजिक असंतोष, सोशल अनसेटिस्फैक्शन। देखिए उस समय की स्थिति ऐसी है कि लोग अपनी सरकार से खुशी नहीं थे, इसीलिए ये सबसे बड़ा रीजन माना। जो भी आप सारी चीजें देख रहे हैं जैसे रेल हड़ताल, छात्र आंदोलन, न्यायपालिका संघर्ष या आर्थिक कारण, इन सबका जिम्मेदार माना गया किसको? इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को। इसलिए लोग इंदिरा गांधी से खुश नहीं थे, और इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे थे। और इन दी एंड एक ऐसी स्थिति आई जहां पर आपातकाल की घोषणा जो थी वो एक सामान्य सी बात बनकर रह गई। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एक सामान्य सी बात बनकर रह गई। जैसे 12 जून 1975 को ये डिसीजन आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है असंवैधानिक था, यानी राजनारायण केस जीत गया। ऑन 12 जून 1975 इंदिरा गांधी 1971 इलेक्शन वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये जो डिसीजन दिया था वो दिया था जगमोहन लाल सिन्हा ने। उसके साथ साथ 24 फिर ये केस हारते ही इंदिरा गांधी ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई स्टे ऑर्डर लगाओ, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर स्टे लगा दिया, यानी वो डिसीजन लागू नहीं होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे ऑर्डर लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि इंदिरा गांधी पीएम तो बनी रहेगी बट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम नहीं कर पाएगी, पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बन पाएगी। और 25 जून इस डिसीजन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहां पर एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। इंडियन इंदिरा गांधी इससे डरी कि अब तो कुछ फर्क पड़ेगा, और इंदिरा गांधी ने हड़बड़ाहट में ही 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आंतरिक अशांति याद है आर्टिकल 352,
इसके आधार पर आपातकाल अनाउंस कर दिया। उसके बाद देखिए आपातकाल की घोषणा होते ही क्या क्या फर्क आपको देखने को मिला। जैसे कि आप देखेंगे न्यूज़पेपर की कटिंग्स, कुछ प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर। अब देखिए जैसे ही आंतरिक आपातकाल लगाया, आंतरिक स्थिति का आपातकाल लगाया गया आर्टिकल 352 के तहत, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, जैसे ही आपातकाल हुआ कि जितने भी नेताओं ने इंदिरा गांधी का विरोध करा था उन सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ऑल ओपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड। उसके साथ साथ जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उस पर छीन ली गई। अब जो प्रेस की स्वतंत्रता आप छीनते हो तो इसको हम कहते हैं सेंसरशिप। क्या कहते हैं इसको हम? सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या है कि अब प्रेस इंडिपेंडेंट नहीं है, अब वो जो भी करेगी सरकार से पूछकर करेगी। उसके अलावा धार्मिक संगठन जो थे उनके ऊपर सब पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई भी एक्टिविटी में नहीं आएगा। इसमें नाम आता है आपका आरएसएस और दूसरी तरफ आता है जमात ए इस्लामी, जेएआई। उसके अलावा जितने भी देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हड़ताल चल रहे थे सब रुक गए ऑलमोस्ट। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स वर बैंड। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन वर अबॉलिस्ड। कि जितने भी मौलिक अधिकार आपके रहते हैं ना, नॉर्मली कहते हैं जन्म से प्राप्त है मरने तक रहेंगे, लेकिन आपातकाल की स्थिति में सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो संवैधानिक रूप जो था उसमें संशोधन किए गए, गैर संवैधानिक रूप से संविधान में संशोधन किए गए। और इसमें एक नाम आता है, वो है आपका 42nd अमेंडमेंट। वो है आपका 42nd अमेंडमेंट जो आपका 42वां संविधान संशोधन है। ये सबसे जरूरी है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी भी कहा गया है। रीजन इज कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई हैं वो कुछ इसी प्रकार की थी। जैसे एक कलेश आप देखोगे यहाँ पर कि इंदिरा गांधी का जो डिसीजन था, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो डिसीजन आया उसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको इलीगल अनाउंस करा। यानी न्यायपालिका में केस गया था इंदिरा गांधी के नाम पर, कहीं ना कहीं उसी के बाद आपातकाल लगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा कि एक रूल बनाया संशोधन करके कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन तीनों के पद को अदालत में चुनौती नहीं दे सकते, सिर्फ प्रतिबंध लगाया गया। देयर वॉज अ बैन ऑन चैलेंजिंग द इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन कोर्ट। यानी जो व्यक्ति एक बार ये सब बन गया उसको किसी प्रकार का आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा लोकसभा का जो कार्यकाल था उसको 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपातकाल अगर नहीं लगता तो 1976 में इलेक्शन करवाने पड़ते। 76 में इलेक्शन करवाने के लिए इंदिरा गांधी तैयार थी नहीं, तो इसलिए उसने 5 साल से अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया ताकि अगले साल इलेक्शन हो। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी कि निवारक नजरबंदी का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। लगभग मान के चलिए 1,11,000 जो लोग थे इनके ऊपर निवारक नजरबंदी लागू हुई है। यानी इनको इन्हीं के घर के आसपास छोटी मोटी जगहों पर कैद कर दिया गया था। अब देखिए आपातकाल लगा, आपातकाल हट भी गया, तो लेकिन आपने आपातकाल से सीखा क्या? तो हम उसकी बात कर रहे हैं, आपातकाल से मिली सीख या सबक, लेसन्स लर्न फ्रॉम इमरजेंसी। देखिए पहली बात, जैसे आपातकाल लगा तो हमें अपने लोकतंत्र की ताकत और कमियां, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स दिख गई, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। तो हमें एक चीज दिख गई कि हमारी जो जो कमियां हैं अब हमें वो सुधारनी पड़ेगी, वरना बार बार ऐसी स्थिति आ सकती है। तो जैसी ही कमियां आ गई तो उसके बाद हमने इसकी मजबूती के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक चीज सिद्ध हो गई कि भारत से लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए और पूरी तरह से सपोर्ट कौन कर रहा है इनको? ज्यूडिशरी, यानी आपकी न्यायपालिका। मैनी ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स। क्योंकि आपातकाल में अगर आप सामान्य नागरिक की नजर से देखोगे तो आपके अधिकार सबसे ज्यादा हनन हुआ, वॉयलेशन हुआ। आपातकाल लगने के संवैधानिक प्रावधानों को जटिल किया गया। जैसे पहले सिर्फ क्या था कि आप आंतरिक अशांति के आधार पर पूरी तरह से आपातकाल लगा सकते, लेकिन बाद में इसमें ऐड किया गया कि जब तक आर्म्स के दम पर यानी हथियारों के दम पर विद्रोह नहीं होगा तब तक आपातकाल नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपकी पूरी कैबिनेट है वो कैबिनेट लिख कर देगी रीजंस, किसको देगी? राष्ट्रपति को। और फाइनल डिसीजन होल्डर कौन होगा? राष्ट्रपति। तो उसके बाद ही जाकर आपका आपातकाल लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि जैसे इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट करी आपातकाल लग गया। अब इसको बहुत मुश्किल कर दिया गया ताकि आपातकाल दोबारा ऐसा ना लग सके। और एक चीज और हमने सीखी कि शासक दल ने पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा मिसयूज किया। इसमें आगे देखेंगे शाह आयोग व इसकी रिपोर्ट, शाह कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट। देखिए ये जो शाह आयोग है बेसिकली ये बनाया गया था जांच करने के लिए कि आपातकाल के ऊपर जांच कमेटी बनाई गई। उसका जो अध्यक्ष था वो पूरा रिटायर्ड सीजीआई था। सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको बनाया गया और उसका नाम है जेसी शाह।
अब जो जेसी शाह हैं, जब इन्होंने अपने आयोग में जांच करनी स्टार्ट करी तो अलग अलग चीजें देखी। जैसे अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो जो आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में जांच आयोग बनाया गया, उसका नाम है जेसी शाह। तो ये चीज याद रखिएगा, शाह आयोग बनाया किसने? जनता पार्टी ने। कब बनाया? 1977 में। और ये क्या है? पूरी तरह से बस एक जांच आयोग है, एक इंक्वायरी कमीशन है। उसके अलावा इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे सी शाह। ठीक है। एन इंक्वायरी कमीशन वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेसी शाह। ये इसके अध्यक्ष बने, ये जेसी शाह है आपके। अब देखिए, जब इनकी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में क्या देखा गया कि आपातकाल पूरी तरह से क्या है? असंवैधानिक था। बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी वॉज कंसीडर्ड कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल किसका? प्रधानमंत्री यानी किसका? इंदिरा गांधी का। द डिसीजन टू डिक्लेयर इमरजेंसी वॉज ओनली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मीसा का मिसयूज हुआ। मीसा जो आर्टिकल 352 है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसका मिसयूज हुआ पूरी तरह से। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, क्योंकि भाई आपातकाल लगता है तो आप सरकार वगैरह तो रहेगी नहीं, राष्ट्रपति देखेगा ना, जबकि पीएम के ऑर्डर पे सारे काम हो रहे हैं। और उसके अलावा कुछ गैर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया गया, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने भी क्या है? इंटरफेरेंस यहाँ पर दिखा दी। और इसमें एक नाम आता है सबसे बड़ा, वो किसका रहता है? संजय गांधी का। किसका नाम है? संजय गांधी। संजय गांधी के दो डिसीजन बहुत ज्यादा बेकार माने गए। जैसे दिल्ली से जो स्लम एरियाज थे उनको खत्म किया गया, और खत्म करने के लिए दो तरीके थे। पहला तो नाम चेंज कर दिया गया, जे कॉलोनी कर दिया गया, जे फॉर झुग्गी, जे फॉर झोपड़ी। और उसके बाद दूसरा, नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया। लाइक जो कोई भी इलीगल एक्टिविटी से पकड़ा जा रहा है, पहले तो उसकी नसबंदी की जा रही है, और उसके बाद उसको फिर जो सजा देनी है वो दी जा रही है। उसके बाद आगे देखें तो जयप्रकाश नारायण और समग्र क्रांति की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन। देखिए, जयप्रकाश नारायण ये वही हैं जिन्होंने बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इन्होंने जो वहां पर अपनी डिमांड रखी थी ना कि राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, उसी एक राष्ट्रव्यापी को नाम दिया गया था समग्र क्रांति का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आता है। जैसे जयप्रकाश नारायण एक मार्क्सवादी विचारधारा के थे, और ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी करी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, और 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के नेता बने थे। इनकी जो है समग्र क्रांति का मतलब क्या? टोटल रेवोल्यूशन, यानी सभी लेवल पर आप क्रांति लेकर आओगे। जैसे सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सब चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। बिकम द लीडर ऑफ बिहार स्टूडेंट मूवमेंट इन ऑफ 1974, इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल। उसके साथ साथ इन्होंने समग्र क्रांति का मुख्य उद्देश्य बताया कि जब जिस दिन हमारी समग्र क्रांति पूरी हो जाएगी, यानी पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, जिस दिन हमारी क्रांति पूरी हो जाएगी, उस दिन देश में क्या स्थापित हो जाएगा? सच्चा लोकतंत्र, ट्रू डेमोक्रेसी आएगी। और उसके साथ साथ ये जो व्यक्ति हैं 1975 के आपातकाल के सबसे बड़े विरोधी भी थे। ये चीज याद रखिएगा, ये आपके लिए 6 नंबर के लिए पूरा पूरा क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनकी विचारधारा है एकात्म मानववाद। देखिए, एकात्म मानववाद का मतलब क्या था? पहली बात तो एक देश एक संस्कृति के रूप में इनको जाना जाता है। अब जो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ के ही थे। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इनके साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों ने मिलकर भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना करी थी। भारतीय जनसंघ पार्टी बाद में जनता पार्टी में कन्वर्ट हुई, और ये जनता पार्टी ही बाद में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में कन्वर्ट हुई। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनकी जो विचारधारा थी, दक्षिणपंथी विचारधारा थी। देखिए, दक्षिणपंथी का मतलब क्या होता है? ये लोग वो होते हैं जो भारत में रह के पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर पूंजीवाद को सपोर्ट करोगे तो आपको नॉर्मली कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी कहा जाएगा, लेकिन अगर आप भारत में पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं तो आपको दक्षिणपंथी कहा जाता है। अगर आप समाजवाद को सपोर्ट करेंगे तो आपको वामपंथी कहा जाता है। और दक्षिणपंथी या पूंजीवादी होने का मतलब क्या है? कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राइवेट होने पर ध्यान देते हो। अब देखिए, भारत की सनातन विचारधारा को संबोधित करते हुए इन्होंने एकात्म मानववाद की विचारधारा पेश की। यानी जो इनकी ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, एकात्म मानववाद है, पूरी तरह से किसको डेडिकेटेड है? सनातन विचारधारा को। Addressing the eternal ideology of India, presented an ideology called integral humanism. एकात्म मानववाद की विचारधारा का अर्थ है एक राष्ट्र और एक संस्कृति, जो आज नॉर्मली बीजेपी फॉलो कर ही रही है। क्यों? क्योंकि जनसंघ पार्टी ही उसका पुराना रूप है। और उसके साथ साथ ये चाहते थे कि भाई मजबूत और बहुत ज्यादा पावरफुल इंडिया बने। इसीलिए इन्होंने क्या करा, उसी टाइम पर जो जम्मू कश्मीर को 371 मिली हुई थी, मणिपुर को 37A मिली हुई थी, इन सब का विरोध करा पूरी तरह से। और इनका मानना क्या था कि एक देश रहे, एक संस्कृति रहे।
तो ये चीजें हैं जो आपातकाल के समय थी और आपातकाल के बाद भी चलती रही। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी आपातकाल के बाद की राजनीति। जैसे आपातकाल जब खत्म हुआ तब क्या हुआ, खत्म देखिए ऑफिशियली कब हुआ आपातकाल, मार्च 1977 में, और वो भी 21 मार्च 1977 में, ये ऑफिशियल है कि इस दिन खत्म हुआ। लेकिन जनवरी 1977 में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और सारी की सारी विपक्षी पार्टियां मिल गई और उन्होंने एक नया नाम रखा, वो नाम रखा जनता पार्टी। और इसी बीच कुछ छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज भी बननी शुरू हुई, जिसमें जगजीवन राम के द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई गई, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बाय जगजीवन राम। अब देखिए 1977 में इलेक्शन हुए, लेकिन इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी थी, तो इंदिरा गांधी एक तरफा नहीं आ रही। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बावजूद 154 सीटें जीत ली, और जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मिलकर 330 सीटें मिली, यानी उनकी सरकार बन गई। ये देखिए अभी भी इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में अकेले 350 से ज्यादा सीटें जीती थी, और ये लोग आपातकाल लगने के बावजूद भी सिर्फ कितनी जीत पाए, 330। अब देखिए ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर जनता पार्टी की सरकार तो बनी, और पहली बार हमें नॉन कांग्रेस पीएम देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, मोरारजी देसाई। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो क्या है कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, बट फिर भी इनको प्रधानमंत्री की पोस्ट मिली। गठबंधन की सरकार थी तो इनको पोस्ट शेयर करनी पड़ी। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम ये दो उप प्रधानमंत्री बने। इंडी जनता पार्टी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड चरण सिंह एंड जगजीवन राम बिकम द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन देखिए इनकी स्थिति थोड़ी सी बेकार थी, इनके पास दिशा, नेतृत्व, साझा कार्यक्रम, इन सब का अभाव था। इसीलिए जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो मात्र 18 महीने चल पाई, चौधरी चरण सिंह की मात्र 4 महीने चल पाई, और सरकार गिर गई। और उसके बाद 1980 में दोबारा इलेक्शंस हुए, और इंदिरा गांधी फिर से वन साइडेड डोमिनेंस के साथ जीत कर वापस आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।